तो कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। जनन क्यों पाया जाता है या जनन की क्या विशेषता है, क्या जनन की क्रिया होना आवश्यक है या जनन की क्रिया नहीं हो तो क्या होगा। सामान्य हमें पता है कि सभी जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं, यही क्रिया जनन क्रिया कहलाती है। मानवों में लैंगिक जनन पाया जाता है और लैंगिक जनन में हमेशा ये द्विलिंगी प्रजनन प्रक्रिया है, जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों भाग लेते हैं। नर युग्मक के रूप में यहाँ पे शुक्राणु तथा मादा युग्मक के रूप में अंडाणु भाग लेते हैं। तो नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु जब आपस में मिलते हैं तो इस क्रिया को निषेचन कहा जाता है। और निषेचन की क्रिया के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है और ये युग्मनज आगे चलकर नए जीव का निर्माण करता है। लैंगिक जनन हेतु इसके लिए उत्तरदायी जनन कोशिकाओं का विकास एक विशेष अवधि, जिसे यौनारंभ या प्यूबर्टी कहा जाता है, में होता है। इस अवस्था में लैंगिक विकास दृष्टिगोचर होने लगता है तथा जनन परिपक्वता आती है। जैसे लड़कों में इसके लक्षण हैं आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूछ आना, काख और जननांग क्षेत्र में बालों का आना, त्वचा तेलीय होना इत्यादि। लड़कियों में स्तन का बनना, आकार में वृद्धि, त्वचा का तेलीय होना, जननांग क्षेत्र में बालों का आना, रजोधर्म का शुरू होना आदि इसके लक्षण होते हैं। लड़कियों में ये अवस्था 12 से 14 वर्ष की उम्र से शुरू होती है और लड़कों में 13 से 15 वर्ष की उम्र में ये क्रिया शुरू हो जाती है और 18 से 19 वर्ष की उम्र में लैंगिक परिपक्वता बिल्कुल पूर्ण हो जाती है। इस अवधि में मनुष्यों की संवेदनाओं अथवा उसके बौद्धिक व मानसिक स्तर में परिवर्तन आता है। यौनारंभ से लैंगिक परिपक्वता तक आए परिवर्तनों के मूल में विभिन्न हार्मोनों का श्रावण है। मानव नर में टेस्टोस्टेरोन तथा स्त्रियों में एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन प्रमुख लिंग हार्मोन है, इम्पोर्टेंट है। इसके पश्चात नर जनन अंग। नर जनन अंगों को प्राथमिक तथा द्वितीयक लैंगिक अंगों में विभाजित किया जाता है। प्राथमिक लैंगिक अंगों के रूप में नर में वृषण पाए जाते हैं और ये वृषण शुक्राणु का निर्माण करते हैं। इस वृषण के दो भाग होते हैं, प्रथम जो शुक्राणु का निर्माण करता है तथा द्वितीय अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। द्वितीयक लैंगिक अंग प्राथमिक लैंगिक अंगों के अलावा जो भी अंग जनन तंत्र में कार्य करते हैं उन्हें द्वितीयक लैंगिक अंग कहा जाता है। ये निम्न प्रकार है। पहला है वृषण कोश। वृषण कोश वृषण को स्थिर रखने के लिए आवश्यक है। शुक्राणु निर्माण हेतु शरीर से कम तापमान की आवश्यकता होती है। वृषण कोश ताप नियंत्रण यंत्र के तौर पर कार्य करता है तथा यहाँ का तापमान शरीर के अन्य अंगों से कम होता है। शुक्रवाहिनी। वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण हो चुका है। अब ये शुक्राणु शुक्रवाहिनी की सहायता से शुक्राशय तक पहुँचते हैं। शुक्रवाहिनी मूत्र नलिका के साथ एक संयुक्त नली बनाती है और इसी नली से शुक्राणु और मूत्र दोनों समान मार्ग से प्रवाहित होते हैं। ये वाहिका शुक्राशय के साथ मिलकर स्खलन वाहिनी बनाती है। शुक्राशय शुक्रवाहिनी शुक्राणु संग्रहण के लिए एक थैली जैसी संरचना, जिसे शुक्राशय कहते हैं, में खुलती है। शुक्राशय एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है जो वीर्य के निर्माण में मदद करता है। साथ यह तरल पदार्थ शुक्राणु को ऊर्जा तथा गति प्रदान करता है। प्रोस्टेट ग्रंथि यह अखरोट के आकार के बाह्य स्रावी ग्रंथि है जो एक तरल पदार्थ का निर्माण व उत्सर्जन करती है। तरल वीर्य का भाग बनता है तथा शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है। मूत्र मार्ग यह एक पेशीय नलिका है जो मूत्राशय से निकलकर स्खलन वाहिनी से मिलकर मूत्र जनन नलिका बनाती है। इसमें से होकर मूत्र, शुक्राणु, प्रोस्टेट ग्रंथि आदि के स्राव बाहर निकलते हैं। यह नलिका शिश्न से गुजरकर मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर निकलती है। शिश्न यह एक बेलनाकार अंग है जो वृषण कोश के बीच लटकता है। यह उत्थानशील मथनांग है। सामान्य अवस्था में छोटा तथा शिथिल रहता है तथा मूत्र विसर्जन के काम आता है। मैथुन के समय यह उन्नत अवस्था में आकर वीर्य को मादा जननांग में पहुंचाने का कार्य करता है। इसके बाद आता है मादा जनन तंत्र, और मादा जनन तंत्र को भी प्राथमिक व द्वितीयक लैंगिक अंगों में विभेदित किया गया है। प्राथमिक जनन अंग के रूप में यहाँ पर एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं और ये अंडाशय के दो प्रमुख कार्य होते हैं। प्रथम, ये मादा जनन कोशिकाओं यानी अंडाणु का निर्माण करता है। द्वितीय, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर दो हार्मोन का निर्माण करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन।
ये दोनों अंडाशय उदर गुहा में वृक्कों के नीचे श्रोणि भाग में गर्भाशय के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। प्रत्येक अंडाशय में असंख्य विशिष्ट संरचनाएं, जिन्हें अंडाशय पुटिकाएँ कहा जाता है, पाई जाती है। यानी कि अंडाशय के अंदर असंख्य अंडाशय पुटिकाएँ पाई जाती है और ये ही पुटिकाएँ अंडाणु का निर्माण करती। अंडाणु परिपक्व होने के पश्चात अंडाशय से निकलकर अंडवाहिनी से होकर गर्भाशय तक पहुंचता है। अंडाशय से स्रावित हार्मोन, स्त्रियों में होने वाले लैंगिक परिवर्तन, अंडाणु के निर्माण आदि कार्यों में मदद करते हैं। द्वितीयक लैंगिक अंग नर की भांति ही स्त्रियों में प्राथमिक अंगों के अलावा जनन अंग कार्यों में मदद करने वाले अंग द्वितीयक लैंगिक अंग कहलाते हैं। ये निम्न है। पहला है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी ये एक लंबा कुंडलित नलिकाकार अंग है जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होता है। यहाँ पे देखिए, ये गर्भाशय है, इसके दोनों ओर अंडवाहिनी स्थित होती है। यहाँ पे अंडाशय है, अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है और ये अंडवाहिनी से होता हुआ आगे गर्भाशय तक जाता है। तो अंडवाहिनी की नलियाँ अंडाणुओं को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। यह 10 से 12 सेमी लंबी होती है, उदर गुहा के पीछे तक फैली होती है। यह निषेचन क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने में मदद करती है। गर्भाशय ये गर्भाशय है। उदर के निचले भाग में मूत्र थैली तथा मलाशय के मध्य स्थित खोखला मांसल अंग है, जहाँ दोनों अंडवाहिका संयुक्त होकर एक थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती है। इसका 14 भाग ऊपर की ओर तथा संकरा भाग नीचे की ओर होता है। ऊपर का भाग 14 है, नीचे का संकरा। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। गर्भाशय में शुक्राणु द्वारा निषेचित अंड स्थापित हो भ्रूण का विकास होता है। गर्भाशय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है कि यहाँ पे शुक्राणु द्वारा जो निषेचित हो जाता है, अंड हो जाता है और वो युग्मनज भ्रूण बन जाता है, तो इसका विकास गर्भाशय में होता है। गर्भाशय के अंदर ही मादा और भ्रूण के मध्य स्थापित कली प्लेसेंटा का रोपण भी होता है। प्लेसेंटा से ही भ्रूण को पोषक पदार्थ मिलते हैं और उसका विकास होता है। योनि ये मूत्राशय और मलाशय के मध्य स्थित करीब 8 से 10 सेमी लंबी नाल है, जो स्त्रियों में मैथुन कक्ष के तौर पर कार्य करती है। यह अंग स्त्रियों में रजोधर्म, स्राव तथा प्रसव के मार्ग का भी कार्य करता है। योनि में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं जो लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। यहाँ का वातावरण लैक्टिक अम्ल तथा कार्बनिक अम्ल के कारण अम्लीय होता है। इसके बाद आती है प्रजनन की अवस्थाएं। मनुष्य में प्रजनन की निम्न अवस्थाएं पाई जाती है। पहला है युग्मकों का निर्माण। युग्मक यानी शुक्राणु और अंडाणुओं का निर्माण। तो शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में और अंडाणु का निर्माण होता है अंडाशय में। यहाँ से जो युग्मक होते हैं वो अयुग्मित होते हैं। तो युग्मक निर्माण की क्रियाओं को युग्मक जनन कहा जाता है। नर के विषय में होने वाली क्रिया द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है और यह क्रिया कहलाती है शुक्र जनन। और मादा के अंडाशय में युग्मकों की निर्माण क्रिया जिसके द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है वो क्रिया कहलाती है अंडजनन। इसके बाद होता है निषेचन। मादा में उपस्थित अंडाणु मैथुन के दौरान नर द्वारा छोड़े गए शुक्राणु के संपर्क में आते हैं और संयुग्मन कर युग्मनज का निर्माण करते हैं और यह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल जाते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। विदलन तथा भ्रूण का रोपण। अब जो ये युग्मनज होता है ये समसूत्री विभाजन करता है। समसूत्री यानी समान सूत्रियों में 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो ऐसी एक संरचना बन जाती है जिसे कोरक कहा जाता है या ब्लास्टुला कहा जाता है। ये कोरक गर्भाशय के अंत स्तर में जाकर स्थापित हो जाता है। यह प्रक्रिया भ्रूण का रोपण कहलाती है। इसके बाद आती है प्रसव। भ्रूण रोपण के पश्चात भ्रूणीय विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। गर्भस्थ शिशु का पूर्ण विकास होने पर बच्चा जन्म लेता है। शिशु जन्म की प्रक्रिया प्रसव कहलाती